देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। Yes. गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग नंदिनी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो होमवर्क दिया हुआ था, एक कॉस्ट शीट हम लोग स्टार्ट किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें ये देखो पीडीएफ में इलास्ट्रेशन 5 ये वाला मैंने होमवर्क दिया था, तो एक बार डिस्कस कर देते, बाकी क्वेश्चन उसके बाद बताते हैं, पहले होमवर्क डिस्कस कर देते। यहाँ पर देखो क्या बोला है। PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its brand name. तो टिफिन बॉक्सेस बेचता है PR Limited. The installed capacity of the plant is 1,20,000 unit per year. डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो बोल रहा है जो प्लांट इन्होंने लगाया है, जिसके थ्रू से ये लोग टिफिन बॉक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक साल में है 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है, और क्योंकि इवनली बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी पर मंथ कितना हो जाएगा, अगर पर मंथ पूछा जाए तो कितना होगा, अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर है, एक साल का अगर 10,000. 12,000 करके, ठीक है, 12,000 करके हो गया पर मंथ का। द कॉस्ट अकाउंट, 10,000 होगा. ओ सॉरी, हाँ 10,000 होगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, हाँ तो फिर 10 हो जाएगा। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज एज फॉलोज। अब ये प्रोडक्ट जो टिफिन बॉक्स है वो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल 20 पर यूनिट, एक यूनिट पे 20 रुपीज, यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर बता ही दिया, डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट में ही जाएगा 12 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 पर यूनिट, तो ये सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। वेरिएबल ओवरहेड 16 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख। ठीक है, अच्छा अब क्या करने बोल रहा है देखते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अच्छा कुछ सेमी वेरिएबल ओवरहेड भी बोल रखा है, ठीक है, जैसे 7,500 पर मंथ सेमी वेरिएबल ओवरहेड है अप टू 50% कैपेसिटी। अगर 50%, जैसे 100% कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन दे रखा है, प्रोडक्शन यूनिट होता है 1,20,000, अगर 50% कैपेसिटी यूज होता है, 50% कैपेसिटी तक प्लांट को यूज किया जाता है, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर मंथ 7,500 होता है, एंड एडिशनल 2,500 पर month for every additional 25% capacity utilization और part thereof। इसका मतलब कि 7,500 पर मंथ अगर 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो होगा 7,500 पर मंथ। ठीक है, अगर 50% से 25% ज्यादा होता है, हर 25% एडिशन होने पे अगर पहला 25% ऐड होता है तो वो बन जाता है 75%। तो अगर 50% के जगह 75% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, तो यही सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा, अप टू 50% तक 7,500, तो 50% तक 7,500 और 25% एडिशन होने पे और भी 2,500। ठीक है, और अगर इसमें फिर से 25% ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, मतलब ये इसको अगर हम लोग पार्ट पार्ट करके लिखे तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 50 प्लस 25 प्लस 25, है ना, तो ये हो जाएगा 50 के लिए 7,500 और एडिशनल 25 के लिए 2,500 और एडिशनल 25 के लिए 2,500। इस लाइन का मतलब देखो अब समझ में आएगा कि 50% कैपेसिटी, सॉरी ये वाला एडिशनल 2,500 पर मंथ हर महीने में, क्योंकि ये तो पर मंथ है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि हर महीने में और भी 2,500 करके एडिशन हो जाएगा फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी। अभी प्लांट जो है 50% कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है। अच्छा कब हो रहा है, देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ, अच्छा पूरे साल का पहला 7 मंथ जो है 50% कैपेसिटी में प्लांट को काम करवाया जा रहा है ऑफ द कैलेंडर ईयर 16 एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। तो 7 मंथ्स अगर 50% कैपेसिटी में चला तो बाकी कितना मंथ 100% कैपेसिटी में चलेगा, 5 months. 5 मंथ्स, तो बाकी जो बचा 5 मंथ्स वहां पर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। तो जब 100% होगा तो हमें ये सेमी वेरिएबल वाला पोर्शन इस तरह से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा आगे देखते हैं।
द प्लांट वाज ये वाला द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st Jan 2016 टू 31st July, ये कितने टाइम होता है? ये 7 मंथ्स होता है। देखो ये 7 मंथ्स हो रहा है शायद, जैन टू जुलाई, हाँ 7 मंथ्स। तो सेलिंग प्राइस जो है पहला 7 मंथ्स का है 69 पर यूनिट करके। द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट इट्स एनुअल प्रॉफिट टारगेट ऑफ 8 लाख। तो प्लांट का जो टारगेट है वो लोग चाहते हैं कि 8 लाख का प्रॉफिट हो पूरे साल में, फॉर 1 ईयर, एक साल में 8 लाख का प्रॉफिट हो, ये चाहते हैं। पहले 7 महीने का 7 मंथ्स का हमें दे रखा है 69 पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है वो दे रखा है, 69 पर यूनिट करके सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, इससे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि 7 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि 7 मंथ्स का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ये सब अप्लाई करने पे हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। और सेलिंग प्राइस लगा लेंगे, कितना यूनिट के लिए प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। पर मंथ अगर 10,000 यूनिट करके हो रहा है तो 7 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 70,000 यूनिट। ठीक है, 7 मंथ्स का 70,000 यूनिट होगा। लेकिन क्योंकि 50% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, ये कब होता है? जब फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो 70,000 का आधा होना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे तो देखो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, अभी लिख के दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पर 69 करके है, और आगे प्राइस जो है वो कुछ नहीं बताया है नेक्स्ट 5 मंथ्स का कितना होना चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बट टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करना है ये बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड अगस्त टू दिसंबर। तो अगस्त टू दिसंबर जो रिमेनिंग 5 मंथ्स हो रहा है उसका हमें सेलिंग प्राइस बताना है, और कॉस्ट शीट बनाना है शोइंग द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट एंड ऑल्सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st Jan टू 31st July और फ्रॉम 1st August टू 31st December। ठीक है, ये हमें कॉस्ट शीट 2 पार्ट में बनाना है, एक हो जाएगा 5 मंथ्स का, एक हो जाएगा 7 मंथ्स का। तो पहला जो है वो 7 मंथ्स का हो जाएगा, जैन टू जुलाई। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा 50%। ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बोला है कि 50% कैपेसिटी जब यूटिलाइज होगा, ये तो बोला है यहाँ पर, चेक कर लेते, एक मिनट। टोटल बोल रहा है 1,20,000 पर मंथ हुआ 10,000। ठीक है, पहले ये देखो यहाँ पर बोला था फर्स्ट 7 मंथ जो है 50% कैपेसिटी यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 7 मंथ जो है 50% कैपेसिटी यूटिलाइज किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 50%, ये कॉलम का नाम दे देते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ब्रैकेट में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 10,000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, नॉर्मली पैटर्न क्या है कि हर मंथ 10,000 यूनिट करके प्रोड्यूस्ड होगा। तो कितना होना चाहिए? अगर हर ये कितने मंथ का है ये वाला है, ये लिख देते हैं यहाँ पर 7 मंथ फ्रॉम 1st Jan टू 31st July 2016। ठीक है, फॉर द पीरियड 2016 यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक हम लोग का 7 मंथ्स का बनेगा। ठीक है, और दूसरा 5 मंथ्स का बनेगा। इसका लिख देते हैं यहाँ पर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, ये क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। उसके बाद यहाँ पर ये रहा एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ। ठीक है, तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ब्रैकेट में वही 10,000 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5 मंथ्स फ्रॉम 1/8 टू 31st December तक। ठीक है, तो अगर 7 मंथ्स होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या बता रहा है, अगर 7 मंथ्स होगा 10,000 पर यूनिट करके कितना यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं मिलेगा हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो 10,000 यूनिट पर मंथ है, तो 7 मंथ का कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा? 70,000।
लेकिन क्योंकि 50% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, 50% कैपेसिटी, ये तो 100%, क्योंकि 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होता है तभी जाके पर मंथ 10,000 यूनिट होगा। ये वाला पॉइंट हमें देखना चाहिए कि अगर पूरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होता है तब जाके 1,20,000 जो है प्रोडक्शन होता है पूरे साल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर 50% यूज होगा, तो 70,000 तो अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो एक्चुअली कितना होना चाहिए, इसका मतलब 35,000। हाँ, इंटू 50% करना पड़ेगा, 35,000। ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखना था हम लोगों को। ठीक है, हम लोग अगर इसको 70,000 में करते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? 7 मंथ्स का 70,000 ठीक है, लेकिन वो तभी पॉसिबल अगर 100% कैपेसिटी में यूटिलाइज हो रहा है। अगर 50% कैपेसिटी में यूटिलाइज होगा तो 50% में जितना होगा उतना बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 35,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 यूनिट करके 5 मंथ्स। तो यहाँ पर हाँ, इसमें तो और कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहला खर्चा, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अच्छा, ये कितना करके है देखो, एट द रेट ऑफ 20, एट द रेट ऑफ, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 35 और 20 इंटू, हाँ, और 7 वो लाख, जगह 10 लाख। 10 लाख। अच्छा, नेक्स्ट खर्चा है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 12 इंटू 35,000, 420, 4,20,000। 4,20,000, और ये हो जाएगा 1 लाख, 6 लाख। ओ 6 6 लाख, लाख हाँ 6 लाख हो जाएगा। अच्छा, 50,000 था डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एट द एट रेट ऑफ 2। 2, तो 35 इंटू 2, 70, और उधर 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, फिर है ओवरहेड, तो हम लोग इसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिर ओवरहेड का बात दिया है तो प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं, 7 लाख, 11,90,000। 17 लाख। अच्छा, ऐड हो जाएगा, ओवरहेड है तो वेरिएबल फिक्स नीचे नीचे लिख देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, 16 रुपीज। हाँ, एट द रेट ऑफ 16, तो 16 इंटू 35, 5,60,000। 5,60,000, उधर और 8 लाख 8 लाख फिक्स्ड फिक्स, ओवर है। 3 फिक्स्ड लाख ओवर, फिक्स। दोनों में 3 लाख ही होगा ना मैम? 3 लाख फिक्स्ड तो। नहीं, अलग करना पड़ेगा ना। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब पूरे साल का 3 लाख है, ठीक है, तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरे 2016 का 3 लाख बता रहा है, तो 3 लाख का यहाँ पर कितना आएगा, तो हम लोग मंथली, क्योंकि ये पूरा चीज मंथ में डिवाइडेड है तो हम लोग वैसे कर लेंगे। तो 3 लाख का 7 मंथ्स यहाँ पर आएगा, 3 लाख का 5 मंथ्स यहाँ पर आएगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख पहला हो जाएगा, 3 लाख इंटू 7/12, ये वाला, और ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, 1,75,000, और ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख इंटू 1,25,000। 1,25,000। तो ये सारा ओवरहेड ऐड हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। और तो कुछ खर्चा नहीं था, सेमी वेरिएबल था एक। अच्छा, सेमी सेमी वेरिएबल, वेरिएबल होगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा 7,500 इंटू 7 मंथ्स, 50 to 500। 50 to 500। यहाँ पर 100% कैपेसिटी आया है तो 50% के बाद कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ, 50%, 25% और 25%। तो यहाँ का हो जाएगा 7,500, 25% के लिए 2,500 और 25% के लिए 2,500, क्योंकि 100% है तो पर मंथ ये हो जाएगा। अब ये टोटल करके देखना पड़ेगा, 7,500 प्लस 2,000, हाँ 12,500 आ रहा है इंटू जितना मंथ है, यानी कि 5 मंथ्स। 60 to 500। यहाँ पर लिख देते हैं 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 इंटू
5 months, तो 62,500 ये हो गया। अच्छा, अब इसको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12,000 1190 5,60 1,75,000 52,500 19,77,500 62,500 26,87,500 ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। इस पीरियड का हमें सेल्स पता है, इस पीरियड में सेल्स जो है एट द रेट ऑफ बोल रखा है, एट द रेट ऑफ यहाँ पर 69 करके है, एट द रेट ऑफ 69 ये वाला। तो 69, अब कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बोला नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पूरा ही सेल है, तो 69 इंटू 35,000 तो 24,15,000 प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा। बैलेंस करने से प्रॉफिट आ जाएगा माइनस 19,77,500 4,37,500 ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को जो है ओवरऑल प्रॉफिट 8 लाख कमाना है, यहाँ पर दे रखा है ओवरऑल प्रॉफिट इनको 8 लाख चाहिए, ठीक है। तो अगर 8 लाख में इस पीरियड में 7 मंथ्स के पीरियड में इतना कमा लिया है, तो और प्रॉफिट कितना कमाना पड़ेगा? अगर 8 लाख का टारगेट अचीव करना है तो बाकी माइनस करने से 3,62,500 हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये माइनस करने से आ जाएगा 3,62,500। ये हम लोगों ने बैलेंस करके निकाल लिया, ठीक है। मतलब वर्किंग नोट भी बना सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से निकाल लिया। अब ये दोनों को टोटल करेंगे तो सेल पता चल जाएगा। 26,87,500 प्लस 3,62,500 30,50,000, ठीक है। अब सेल्स पर यूनिट भी हमें पूछा था कि इसका कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट तो बन गया, इसके पहले क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड अगस्त टू दिसंबर। मतलब यहाँ का सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा 30,50,000 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा? कितना था यहाँ पर? 50,000। तो 50,000 करने से ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता चल जाएगा। 61 रुपीज, 61 रुपीज मतलब सेलिंग प्राइस में रिडक्शन आ जाएगा, 61 रुपीज करके हो जाएगा। अच्छा, और मैम क्या यहाँ पे क्या? वेरिएबल कॉस्ट तो दिखाएंगे क्या, कॉस्ट पर यूनिट अगर कॉलम बनाए तो? और एक बार बोलो, वेरिएबल वो सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट ओवरहेड दे रखा है ना, अगर उसको पर यूनिट कॉलम अगर बनाएंगे तो उसका भी मतलब पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट दिखाएंगे। हाँ, दिखाना पड़ेगा, वहां पर भी कॉस्ट पर यूनिट दिखाना पड़ेगा, अगर कॉलम है तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे और एक बोला भी है पर यूनिट कॉस्ट भी पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो निकल गया, बट कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाले, वो भी पूछा है तो वो भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर एक पीरियड का आ जाएगा, यहाँ पर एक पीरियड का आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ है? 19,77,500 डिवाइडेड बाई 35,000। ये है 1 लाख था ना, नहीं 50,000, और इसका कॉस्ट है 26,87,500 26,87,500 और ये 50,000, तो कितना हो रहा है? 19,77,500 35,000 56.50 और ये हो जाएगा 26,87,500 गुड आफ्टरनून ऋषभ। गुड आफ्टरनून मैम। 53.75 यूनिट पर यूनिट, रुपीज 53.75 पर यूनिट। अच्छा,
बस यहाँ पर जो भी पूछा था उसका आंसर हमें मिल गया। देखो कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला था 2 पीरियड का, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर। बाकी इसके बाद का क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो ये तो एमसीक्यूज है, ये भी डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ बैक से चलते हैं। ठीक है, इसके ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कंप्लीट कर लेंगे और ये जो ये वाला जो एमसीक्यूज है उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पहले आ गया, इलास्ट्रेशन 3 है। देखो क्या बोल रहा है इसमें। A limited company has capacity to produce 1 lakh unit of प्रोडक्ट एवरी मंथ। तो ए लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है जिनका कैपेसिटी ये है कि वो पर मंथ 1 लाख यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इट वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है इनका वर्क्स कॉस्ट भी चेंज हो जाता है। 10% लेवल पे 400 पर यूनिट, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये टोटल नहीं, ये दे रखा है कॉस्ट पर यूनिट। अगर 10% कैपेसिटी यूटिलाइज किया जाता है तो वर्क्स ओवरहेड जो है वो 400 पर यूनिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर 20% होगा तो 390, 30% होने पे 380, 40% होने पे 370, 50% होने पे 360, 60% पे 350, ऐसा लिस्ट दिया हुआ है। 70% पे 340, 80% पे 330, 90% पे 320, 100% पे 310। ठीक है, इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,50,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स्ड खर्चा बोल रहा है 1,50,000। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000। ये सब फिक्स्ड खर्चा है पर मंथ रेस्पेक्टिवली। द लेकिन ये पर मंथ बताया। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट टू 30 पर यूनिट। एक वेरिएबल खर्चा बता रहा है जो कि 30 पर यूनिट करके है। इट कैन सेल्स 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेल करवाने के लिए कुछ फर्दर एक्सपेंडिचर इनको करना पड़ सकता है, वैसे ये 100% आउटपुट ही बेच सकते हैं। it gives items it gives gift items costing 30 पर यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो हर सेल पे ये क्या करेंगे, गिफ्ट आइटम दे सकते हैं। इस तरह का खर्चा जो है कर सकते हैं, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए। इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ। लकी ड्रॉ जो होता है वैसा कुछ कर रहे हैं। गिविंग द प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज ऑफ 50,000, सेकेंड प्राइज ऑफ 25,000, थर्ड प्राइज ऑफ 10,000 एंड 3 कॉन्सोलेशन प्राइज ऑफ 5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। तो इन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है प्राइस का लकी ड्रॉ के हिसाब से। तो जिनका फर्स्ट प्राइज आएगा उनको 50,000 मिलेगा, सेकेंड वाले को 25, थर्ड वाले को 10,000 और 3 कॉन्सोलेशन प्राइज है जो कि 5,000 करके ईच हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो इनको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये वाला पॉइंट में अगर देखें तो एक तो 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके साथ और खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पर 25,000 प्राइजेस का देखो, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर और हो गया 5,000 करके ईच है। कॉन्सोलेशन जो है वो तीन कॉन्सोलेशन प्राइज है, मतलब 3 इंटू 5,000 तो कितना 15,000। तो गिफ्ट देने का बी पॉइंट का ही टोटल खर्चा कितना हो जाएगा अगर उन्हें 100% आउटपुट बेचना है, 1 लाख। अच्छा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 पर यूनिट ऑफ सेल, जितना सेल होगा उस पे गिफ्ट देंगे 30 रुपीज करके। और अगर 100% सेल होगा तो कितना यूनिट हो रहा था वो मैंने चेक नहीं किया। 100% सेल करने पे तो ये सब खर्चा करेगा, 100% का कितना है 1 लाख। ये रहा कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी 1 लाख है, मतलब 1 लाख यूनिट ही अगर बेच देगा तो यहाँ पर 30 पर यूनिट करके गिफ्ट आइटम का कितना खर्चा होगा 1 लाख इंटू 30 लाख का खर्चा हो जाएगा। यहाँ 30 लाख, यहाँ 1 लाख। इट स्पेंड्स 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। ठीक है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा 1 लाख करके करने वाले हैं एवरी मंथ। इट स्पॉन्सर्स ए टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। पर मंथ का 20 लाख का खर्चा करके एक स्पॉन्सर प्रोग्राम करते हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप कॉस्ट बोल सकते हैं इसको। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर्ड टू ए एंड बी अबव। तो ये अगर चाहे तो अपना 30% आउटपुट को ऐसे ही मार्केटिंग कर
सकते हैं और 550 रुपए में बेच सकते हैं विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द रेफर टू ए एंड डी। ए से लेके डी तक का कोई खर्चा किए बिना ये अपना 30% जो है आउटपुट बेच सकते हैं 550 करके। ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन करना क्या है देखते हैं आगे जाके क्या बोल रहा है। Prepare a cost sheet for the month showing total cost and profit at 30% and 100% कैपेसिटी लेवल। अच्छा, अगर 30% कैपेसिटी लेवल यूटिलाइज हो तो कितना होगा, 100% कैपेसिटी लेवल यूटिलाइज हो तो कितना होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाने बोला है दो कैपेसिटी लेवल पे। तो हम लोगों ने देखा कि 100% कैपेसिटी लेवल होने पे ये खर्चा होगा, 30% होने पे ये खर्चा नहीं होगा। बाकी खर्चा तो कॉमन है, बाकी तो सभी सारे केसेस में होगा क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है, तो ये सब तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेटेरियल लेबर नहीं दिया है, डायरेक्ट वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, तो हम लोग वर्क्स कॉस्ट से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 30% ये वाला और 100%। 30% यानी ये वाला पॉइंट हमें लेना पड़ेगा और 100% मतलब ये 310 वर्क्स कॉस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसा ही करना है, कुछ मतलब टफ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन कुछ टफ नहीं है, जैसा बोल रहा है हम लोग जस्ट वैसे कर देंगे। कॉस्ट शीट for the month, level of capacity यहाँ पर लिख देते हैं 30%, यहाँ पर लिख देते हैं 100%। 30% कैपेसिटी यानी कितना यूनिट होगा ये देख लेते हैं एक बार। 30% टोटल तो 100% मतलब 1 लाख, हाँ 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन के तरह ऐसा नहीं बोला है कि 50% कैपेसिटी यूटिलाइज, 30% यूटिलाइज बोला है, तो फुल जितना है उसका 30%। ठीक है, तो 30,000 यूनिट, यहाँ पर दो कॉलम कर लेंगे, पर यूनिट का एक कॉलम और एक टोटल का कॉलम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला खर्चा हमें यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट लिखना पड़ेगा, तो वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कितना है, 30% वाला 380 है, 380 इंटू 30,000, 1 करोड़ 14 लाख। 1 करोड़ 14 लाख। अच्छा, ये 380 था, इसका है 310, 310 इंटू ये, तो ये 310 और ये 50, 3 करोड़ 10 लाख। अच्छा, अब दूसरा खर्चा देखते हैं। ये तो बाकी तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर ये बेकार में ही दिया हुआ है। ठीक है, इससे कंफ्यूज होना नहीं है हमें, इतना डिटेल्स जो है ये ऐसे ही दे रखा है क्योंकि हमें तो सिर्फ 30 और 100% का बोला है, तो बाकी डिटेल्स कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर देखो, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यहाँ पर है 1,50,000। देखो, अब इसमें हमें बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये 30% पूरे एक पीरियड का हमें बोल रहा है, ये 100% एक पीरियड का मंथली बोल रहा है क्योंकि सारा डेटा देखो मंथली दे रखा है। ठीक है, तो हमें मंथली बोला है। यहाँ पर मैंने क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि पूरे साल का बता दिया था फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख और उसको हमें 7 और 5 मंथ्स में डिवाइड करना था। बट ये जो दो 30% और 100% कैपेसिटी वाला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मंथली डिवाइडेशन नहीं है। ये पूरे एक महीने में अगर 30% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो क्या होगा, और या फिर अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो क्या होगा। तो एक महीने में 1.5 लाख का ही फिक्स्ड खर्चा होगा, 30% के केस में भी होगा, 100% के केस में भी होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 लाख जो है ये 12 मंथ्स का दिया हुआ था और हमें क्वेश्चन को 7 मंथ्स और 5 मंथ्स में डिवाइड करके करना था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये भी एक महीने का है, ये भी एक महीने का है। ठीक है, और ये भी एक महीने का है और हमें सारा का सारा डिटेल्स जो है पर मंथ का ही दे रखा है। तो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर 1,50,000, इधर भी 1,50,000 ही हो जाएगा।
तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, जबकि वेरी करेगा दोनों जगह पे, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट में चेंज होता है लेकिन टोटल में उतना ही रहता है। तो कॉलम बनाया हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 5। ये हो गया 1.5। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस 2,50,000। टू लैख 50, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 8.33। टू 2.5। अच्छा, उसके बाद है ये भी देखो मंथली बता रखा था, द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 पर यूनिट, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 पर यूनिट, तो 30 इंटू 30,000 मतलब 30 इंटू 30 9, और यहाँ पर 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख हो गया, 30 इंटू 1 लाख तो 30 लाख हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा है? इसके बाद है इट कैन सेल। ये वाला पॉइंट बता रहा है कि अगर 100% सेल कर दे तो एक्स्ट्रा ये ए से लेकर डी तक का खर्चा कर सकता है। तो इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500, ये तो सेलिंग प्राइस बोल रखा है, प्रोवाइडेड ये सारे खर्चे उन्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है गिफ्ट आइटम्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिफ्ट आइटम्स। गिफ्ट आइटम्स का खर्चा कितना हो जाएगा? गिफ्ट आइटम्स का खर्चा है 30 पर यूनिट ऑफ सेल, तो 30 इंटू कितना करना पड़ेगा? 1 लाख, क्योंकि ये 100% सेल करना है तभी जाके ये सब खर्चा करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहाँ पर बोल दिया है कि 100% आउटपुट अगर बेचना है 500 में तभी जाके ये सब खर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। वो पॉइंट यहाँ बोल रखा है कि हमें अगर 30% सेल करना है तो ए टू डी से कोई भी खर्चा करने का जरूरत नहीं, वो ऐसे ही 550 में बिकेगा, सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा। सेल को बूस्ट करना है तो ये सब खर्चा करने से सेल बूस्ट हो जाएगा अप टू 100% तक। ठीक है, तो 30 रुपीज पर यूनिट करके गिफ्ट आइटम का खर्चा है। 1 लाख यूनिट अगर बेचना है तो कितना गिफ्ट आइटम के लिए खर्चा करना पड़ेगा? 30, और यहाँ पर हो जाएगा 30 लाख। यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कौन सा खर्चा है? गिफ्ट आइटम्स के बाद है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस का लिख देते हैं। प्राइस का खर्चा कितना हो रहा है? 50 प्लस 25, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 3 इंटू 5,000। ठीक है, ये आ गया था 1 लाख आया था। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं होगा, ये 1 लाख आएगा, तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 1 लाख, यानी 1 रुपया पर यूनिट करके ही खर्चा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये प्राइजेस के बाद रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का खर्चा भी है 1 लाख पर मंथ, तो 1 लाख और यहाँ पर 1 रुपया करके हो जाएगा। अच्छा, रिफ्रेशमेंट के बाद कौन सा खर्चा है? स्पॉन्सर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप कॉस्ट। अच्छा, ये कितना है? 20 लाख पर मंथ, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना हो जाएगा? 20। बस, और तो कोई खर्चा नहीं है। तो टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थे, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, या फिर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टोटल करना पड़ेगा, देखो कितना होता है। 1 करोड़ 14 लाख, 1,50,000, 2,50,000, 9 लाख।
12 लाख 1 करोड़ 27 लाख। $380 plus 5 plus 8.33 plus 30. $310 plus 1.5 plus 2.5 plus 30 plus 30 plus 2 plus 20. 396. $1,50,000, 2,50,000, 30 lakh, 30 lakh, 1 lakh and 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh or 22 lakh. 396 इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, और क्या कैलकुलेट करने बोला है हमें? प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30%। अच्छा, प्रॉफिट भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स हमें पता है कि 550 करके है, चाहे कोई भी कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों ना करे, 550 करके है, तो पर यूनिट पे हम लोग लिख सकते हैं 550 यहाँ पर। ठीक है, 550 और टोटल लिख सकते हैं। तो अगर ये 550 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? बैलेंस करके आ जाएगा 550 माइनस 423.33, तो 126.67, 126.67 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट का। अच्छा, यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू 550 इंटू 30,000, 1 करोड़ 65 लाख। और माइनस 127, 1 करोड़ 27 लाख, मतलब 3,80,000, नहीं 38 लाख, सॉरी 38 लाख हो रहा है, 3,80,000 नहीं। अच्छा, ये है 396 और यहाँ पर 550, तो प्रॉफिट आ जाएगा 550 माइनस 396, 150, 154 आ जा रहा है, 396 माइनस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना था? 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस। 550 तो बोला है, चेंजेस तो कुछ नहीं बोला है, तो 550 होगा माइनस 550, तो 154 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 550 इंटू 1 लाख, 5,50,000। मैम टोटल 3,96,000 और 3 करोड़ 69, 3 करोड़ 69। हाँ, ये 3 करोड़ 69, 96, ये तो 96 ही आ रहा है। 3 करोड़ 96 लाख, 3 करोड़ 96 लाख आ रहा है, माइनस ये हो जाएगा 5 करोड़ 50। ये कैलकुलेशन, इसमें और एक जीरो आएगा, चेक करके देखो एक बार। ओ अच्छा, यहाँ पर 500 करके था, यहाँ पर 500 था। 100% कैपेसिटी वाला 500 में बिक जाएगा। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये कौन सा वाला था ये? अच्छा, ये 30% वाला था। 30% वाला कितने में बिकेगा? सेलिंग प्राइस ये 550 है। अच्छा, ये ठीक था, ये ठीक है, ये ठीक है, ये 500 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ही देख लिया, ये 500 लिखा हुआ है, ये 550 है। ठीक है, तो ये 500 पे होगा, तो 500 माइनस 396 करना पड़ेगा। हाँ, तो 104 आएगा, इसीलिए गलत हो जा रहा है, 104 आएगा। ठीक है, मैंने दोनों ही 550 लिख दिया, ये 104 आएगा। तो 500 इंटू 1 लाख, तो 500 इंटू 1 लाख तो 5 करोड़ हो जाएगा।
अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग इंटू करके भी निकाल सकते हैं। 104 पर यूनिट का प्रॉफिट है इंटू 1 लाख, तो यहाँ पर या फिर बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख ऐसे आ रहा है। ठीक है, 104 इंटू, पीछे कितने सारे जीरो हो जाएंगे, पीछे 5 जीरो हो जाएंगे। 104 और 5 जीरो, 104 और 1 2 3 4 और 1 जीरो होना चाहिए। चेक करके देख लो, 104 और पीछे 5 जीरो, 104 इंटू 1 लाख करने पे जितना होगा उतना ही होना चाहिए। ठीक है, और ये 3 करोड़ है, 3 करोड़ 96 लाख। बस इतना सा ही पूछा था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। मंथली कॉस्ट शीट बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, ब्रैकेट में 10,000 दे दिया, ये सब ओपनिंग है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग रॉ मटेरियल चला जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में एडजस्ट हो जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉस्ट के साथ जो है एडजस्ट हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल दे रखा है, ये रॉ मटेरियल में एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेज्ड बोल दिया है, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड, आईटीसी अवेलेबल। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है तो वो हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, ये मैंने मटेरियल कॉस्ट में पढ़ाया था। जब हम लोग मटेरियल का प्राइस डिसाइड करते हैं, अगर हमें कोई टैक्स का इनपुट मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, तो ये प्राइस तो रिफंडेबल है, तो फिर ये हम लोग ऐड करके अपने मटेरियल का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ रहता तो ये ऐड हो जाता, क्योंकि ये इसका टैक्स क्रेडिट हमें मिलने वाला है, तो ये पॉइंट हमें नहीं लेना है। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंस, मशीन आवर्स वर्क 21,600 आवर्स, मशीन आवर रेट 8 पर आवर। तो यहाँ से मशीन आवर रेट और ये इनटू करने से हमें खर्चा पता चल जाएगा। यूनिट सोल्ड है 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड है 1,94,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% ऑन सेल्स। ठीक है, बस इतना ही बोला है, हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है 10,000 और न्यूली प्रोड्यूस्ड हुआ है 1,94,000, जिसमें से अभी बिका है 1,60,000, तो 10,000 पहले से था। ठीक है, 1,94,000 यूनिट्स जो है वो हम लोगों ने इस बार प्रोड्यूस किया है और सेल हुआ है 1,60,000। अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो हमें क्लोजिंग वाला डेटा भी पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ फिनिश गुड्स कितना होगा, तो इलस्ट्रेशन 2। मैम क्वेश्चन 2 होगा ना? हाँ, क्वेश्चन 2, कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर मंथ ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग चाहे तो इससे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, सिर्फ कॉस्ट शीट लिखेंगे तो भी चलेगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है 1,94,000 और यूनिट सोल्ड हुआ है 1,60,000, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके अंडर जो भी आएगा वो लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 12 लाख। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख प्लस हो जाएगा रॉ मटेरियल परचेज,
यहाँ पर भी एक अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद फाइनल डेटा यहाँ लिख लेंगे। रॉ मटेरियल परचेज्ड है 1,44 लाख। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो ये पॉइंट नहीं आएगा, लेस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऊपर बताया है 14 लाख, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ये एडजस्ट करने से आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि हम इस कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो जाएगा -14 लाख। तो 1,42 लाख, 1,42 लाख, ठीक है। और अगर यूनिट निकालना चाहते हैं, इतना मटेरियल खर्चा हुआ है कितना यूनिट बनाने के लिए, 1,94 यूनिट बनाने के लिए। तो डिवाइडेड बाय 1,94 करने से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, देखो 73.195 आ रहा है। मैंने 19 ही रख दिया, ठीक है। चाहो तो 20 भी कर सकते हो क्योंकि 5 आ रहा है। तो 1,42 लाख मेटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेबर देखना चाहिए हम लोगों को, लेबर देख लेते हैं। দিদি কস্ট পার ইউনিটটা কত? कॉस्ट पर यूनिट 73.19। আচ্ছা, वेजेस देखो, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर मतलब डायरेक्ट वेजेस, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर 36,64,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते 36,64,000। अच्छा, और क्या आएगा, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज अगर कुछ बताया है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,000, कितना था, 1,45,600, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल तो करेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो 36,64,000 डिवाइडेड बाय 1,94,000 पर यूनिट आ जाएगा 18.89। 1,45,600 डिवाइडेड बाय 1,94,000 तो 0.75 ये हो गया पर यूनिट। अब यहाँ पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 1,42,50, 1,42 लाख, 36,64 और 1,45,600, 1,80,09,600। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए 92.83, 92.83। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इजीली इसको डिवाइड कर दो 1,94 से, उतना ही आ जाएगा। शायद हो सकता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से एडिशन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 आ रहा है कि नहीं। 73 पॉइंट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है ना, 18.89 और 0.75 चेक कर लेते हैं। 92.83 नहीं, सही आया है। अगर हम लोग इसको 20 कर देते तो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो जाता। अगर ये 20 कर देते, क्योंकि 5 आया था तो ये चेंज होता, तो डिवाइड करने से 92.83 आता, बट ऐड करने से टैली नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, डिवाइड करने से भी टैली हो रहा है और ऐड करने से भी हो रहा है, ठीक है। तो एडजस्ट करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड এই প্রাইম কস্টের টোটালটা কত লিখেছিল? 18 লিখেছিল ওটা? হ্যাঁ, 18 18,0,96,000। ঠিক আছে। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट।
अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड है 2100 21,600 इंटू 8, 21,600 इंटू 8 करके होगा, तो ये हो जाएगा 1,70,800। ये वाले कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तभी लिख रहा है जब एडजस्ट करने का जरूरत हो रहा है, या फिर तुम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, एक कॉलम बना के भी कर सकते हो, ये पूरा डेटा इधर भी लिख सकते हैं। तो 1,72,800 कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो बाद में ही लिखेंगे, अभी लिखने का जरूरत नहीं, वैसे पता है 8 रुपए करके है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP ऐड हो जाना चाहिए था क्वेश्चन में। तो ओपनिंग WIP 18,000, तो ओपनिंग WIP, तो ओपनिंग WIP है यहाँ पर 18 लाख। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम लोग अगर लिख लियो तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि एडजस्टमेंट जो है वो हो जाए, ठीक है। ओपनिंग WIP 18 लाख लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है शायद, नहीं ये दे रखा है, वो फिनिश गुड्स का बोला है 16,04,000। अच्छा, ये सब एडजस्ट करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसे, फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1,72,800 प्लस 18 लाख माइनस 1,604, और ये वाला प्राइम कॉस्ट 1,800,9600। अच्छा, ये आ रहा है 18, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 1,800,9600 प्लस 1,72,800, 18 लाख माइनस 16,04,000। अच्छा, 1,83,78,400, मतलब ये हो रहा है 1,83,78,400, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट इतना आ गया। अच्छा, अब वर्क्स कॉस्ट का हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसको कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 1,94,000, तो ये आ रहा है 94.73, 94.773, ये हो गया वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें ऐड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड कोई डेटा दिया हुआ है। हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेड दे रखा है कितना, 26,52,000, ठीक है, 26,52,000 दे रखा है। अब यहाँ पर बोला नहीं है कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है या फिर ये जनरल है, ठीक है। अगर जनरल होगा तो हम लोग दो तरह से ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड है तो इसके नीचे लिख सकते हैं, अगर हम लोग मानेंगे कि ये जनरल है तो फिर इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके लिए देखो हम यहाँ पर एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बाकी सारा चीज एक बार एक जैसा ही मिलेगा, सिर्फ ये चीज तुम लोग को देखना है, ये हम शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ कि अगर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो जनरल होता है तो वो कहाँ पर आता है, वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, ठीक है। और अगर जनरल नहीं होता है, वो फैक्ट्री रिलेटेड होता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। तो हम लोग क्या एजम्पशन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग एजम्पशन, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो एजम्पशन तो लेना पड़ेगा, तो अगर हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री रिलेटेड है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि ये ऑफिस रिलेटेड मतलब जनरल है, तो ऑफिस नहीं जनरल है, तो जनरल अगर है तो वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किए तो एजम्पशन ये ले लेते कि ये जनरल वाला है, तो फिर कैसे होगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आएगा, तब उस केस में यहाँ पर नहीं आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एडजस्ट करना पड़ेगा हमें वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अगर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जनरल है तो वो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आएगा तो इसका मतलब ये वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आएगा ही नहीं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद नहीं आएगा। लेकिन जो फिनिश गुड्स है
है वो तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, अगर हम लोग इसको लिख देते ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो उसके बाद एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट के बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स हमें दे रखा है 9,60,000 और लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितना है, 10,000 ओपनिंग में था, 10,000 हाँ 44 हो जाएगा। 10,000 ओपनिंग में था, 1,94,000 हम लोगों ने बेच दिया, सॉरी प्रोड्यूस किया, 1,60,000 हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है। 1,94,000 तो 10,000 प्लस 1,94,000 माइनस 1,60,000 44 हो जाता है, ठीक है। 44 इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला 94.73, ठीक है। 44,000 इंटू 94.73 तो ये हो जाएगा 4 कितना आ रहा है 4168120, ठीक है। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया इस तरह से। अगर हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे देते तो ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी चेंज हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता, क्योंकि हम लोग इसको वर्क्स कॉस्ट के बाद ऐड कर रहे हैं तो उसमें आंसर अलग आएगा। तो हम लोग अपना एजम्पशन देके कर सकते तब जब हमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला हो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 1,83,78,400 प्लस 9,60,000 माइनस 4,16,8120 तो ये हो गया 1,51,70,280, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, यहाँ पर ये देख लिए कि फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ था, इतना प्रोडक्शन वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, उसके बाद इतना फिनिश गुड्स था बेचने के लिए, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतना हम लोगों ने नहीं बेचा तो इतना बिक गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 लाख कितना करना पड़ेगा अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो 1,60,000 करना पड़ेगा। 94,000 नहीं 94 नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 यहाँ। हाँ यहाँ पर 1,60,000 से डिवाइड होगा, ये हम यहाँ पर लिख देते ताकि याद रह जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट, हम लोग तो 10,000 को हटा दिए है ना, जो सॉरी 10,000 44,000 को तो हटा दिए। अब ये जो लॉट है ये कितने का बन चुका है, 1,60,000 का बन चुका है। तो यहाँ पर 94.81 हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जनरल माना था तो इसके बाद ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या फिर ओवरहेड जितना था उसको ऐड कर देते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 26,52,000 26,52,000, ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल करना पड़ेगा। अच्छा ये भी 1,60,000 से ही डिवाइड होगा, इसका अगर पर यूनिट निकालना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद जो भी आ रहा है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि जनरल माना है, जनरल एज्यूम ऐसे लिखना पड़ेगा, एज्यूम टू बी जनरल, ठीक है। क्योंकि जनरल माना है तो ये खर्चा जो हम लोगों ने किया है ये जितना यूनिट सेल हुआ है उतने के लिए क्या होगा, तो 1,60,000 तो 16.58 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐड करना पड़ेगा, कितना हो रहा है ये दोनों ऐड करने से 1,51,70,280 1,51,70,280 प्लस 2,652 ये 1,78,22,280 अच्छा 94.81। अच्छा ये यहाँ पर ऐड करके वैसे कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग तो इसे जनरल खर्चा मान रहे हैं ना। तो अगर जनरल खर्चा मान रहे हैं तो उस केस में हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसके नीचे नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हो रहा है, ये जनरल खर्चा है। तो इसके बाद हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस और सेलिंग एक्सपेंस, ये ऐड कर लेते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं तो बार बार इतना बड़ा डिजिट ऐड करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और सेलिंग एक्सपेंस 1,21,और 6,46 1,21,और 6,46
6000, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 1,60,000, ये हो गया 0.75, और 6,40,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 4.04, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 94.81, ये ऐड कर लेते हैं, प्लस 16.58 प्लस 0.75 प्लस 4.04, तो ये आ गया 116.18। अब इसका टोटल करना पड़ेगा 6,46,000 प्लस 1,21,000 प्लस 2652 और 1,51,70,280, तो ये हो गया 1,85,89,280 कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड कर देंगे प्रॉफिट, देखते हैं प्रॉफिट कितना बोला है। 15% ऑन सेल, सेल के ऊपर 15% ऑन सेल, तो कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, ये तो मैंने लास्ट दिन भी बताया था। तो सेल के ऊपर 15%, तो सेल 100 है, तो प्रॉफिट तो 15 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 कर लो 85, तो 15/85 कैलकुलेट करना चाहिए। तो 1,85,89,280 इंटू 15/85, तो ये आ रहा है 32,80,461, मतलब 3,28,461, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1,60,000 करने पे पर यूनिट आ जाएगा 20.50। अब ऐड कर देते हैं 1,36,6,3,136.68, ठीक है। और इसका टोटल करना पड़ेगा 1,85,89,280 प्लस 328,0461, तो ये हो गया 2,18,69,741, ठीक है। क्वेश्चन तो ठीक था, बट इतना डिजिट ज्यादा है, ठीक है, तो इसको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा आए तो करना तो पड़ेगा, तो ये इस तरह से होगा। अगर अब हम लोग इसको जनरल नहीं मानते, बाकी सब पॉइंट तो तुम लोग को पता ही है, अगर हम लोग इसको जनरल नहीं मानते तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता, ठीक है। उस केस में हमारा जो फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा चेंज होता, लेकिन ओवरऑल हमारा सेम ही आंसर आएगा, ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। तुम लोग इसको करके देख सकते हो कि अगर जनरल नहीं मान के हम लोग इसे फैक्ट्री ओवरहेड में मानते हैं तो क्या होगा। तो ये हम होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट, कि अगर इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं, ठीक है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग मानते हैं कि ये ঠিক है, बोलो বলছি টোটালটা কত লিখেছো বলো? टोटलটা 2,18,69,741 2,18,69,741, ঠিক আছে এইটা দিয়ে ইনটু করে নাও তাহলেও হয়ে যাবে 136.68 ইনটু 1,60,000, তাহলেও আসবে 136.68 ইনটু 1,60,000, তাহলেও আসবে। একটু হয়তো চেঞ্জ হতে পারে যেহেতু অ্যাপ্রক্সিমেশন নেওয়া আছে, ওই জন্য আমি দুটো আলাদা আলাদাই টোটাল করছি। ऐसे देखो यहाँ से भी तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे 136.68 कितना यूनिट बेचा गया 1,60,000, तो इंटू करोगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले रखा है ना हम लोगों ने, तो डिफरेंस होगा। देखो मेरा आ रहा है 2 करोड़, मैंने चेक किया 2,18,68,800 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 69,741 आ रहा है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की वजह से, इसीलिए मैंने दोनों जगह पे ही टोटल करके देख लिया। तो हाँ, जो बोल रहे थे तुम लोग ये एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अगर रिलेटेड टू हम लोग मान लेते हैं इसे, ये क्या हो गया पेन को, ठीक है। रिलेटेड टू अगर हम लोग फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन मान लेते, ठीक है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री कॉस्ट मान लेते, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये चेक करके एक बार देख सकते हो।
देखो, द बुक ऑफ आदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड. बोल रहा है कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो है 17,500 और ये 17,500 जो है वो वर्क्स कॉस्ट का 175% है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब अब देखो समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से ही करवाया. ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लिया है, उसके बाद लिया गया है. इसका मतलब ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो जनरल है. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट दे दिया है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 56,000. इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग opening and closing balances. raw material opening closing, work in progress opening closing, finished goods का opening closing. other data में selling expense, general and administration expense. ठीक है, sales for the month find you are required to find out the value of material purchased. हमें बोला है material purchased कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए. अच्छा, और बोल रहा है प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट आल्सो द प्रॉफिट अर्न. ठीक है, तो हमें बोला है कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए और कॉस्ट का अलग अलग एलिमेंट दिखाने, मतलब सीधा सा बात है कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है पॉइंट 2 में. ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 1. ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो आंसर 1 है मतलब पॉइंट 1 जो है इसको हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो पॉइंट है वो कर लेते हैं. इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन को हम लोग लिखने में आसानी हो जाएगा. देखो कैसे, तो क्योंकि हमें बोला है कि इससे एक कॉस्ट शीट बनाओ, तो हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाएंगे. सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट शीट. कितने टाइम का बोला है तो कुछ बोला नहीं है. ठीक है, छोड़ो. कॉस्ट शीट यहाँ पर 1 महीने का है मैम, वो क्लोजिंग में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक. अच्छा हाँ, फॉर द मंथ लिख देते हैं, फॉर द मंथ. अच्छा, अप्रैल 30 बोला है बट ईयर नहीं दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं. फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. वो हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वही तो हमें कैलकुलेट करने बोला है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन नहीं कि हम लोग निकाल ले. क्यों, क्योंकि परचेज गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज ना लिखते जाते हैं. देखो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 8,000, तो ये लिख देते हैं 8,000. अच्छा, उसके बाद ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो कि मिसिंग है, तभी तो हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज. फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 10,600, ये माइनस होता है तो मैंने ऐसे माइनस ही लिख दिया. इससे आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, लेकिन कितना वो हमें नहीं पता क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है. फिर ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर, लेबर होना चाहिए, लेबर ऊपर दे रखा है मैम, ऊपर. अच्छा 17,500. ठीक है, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर 17,500. ठीक है, ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो ऐड करके जितना आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दिया, यहाँ पर होगा प्राइम कॉस्ट का जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा. प्राइम कॉस्ट के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है उसका हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन था कि 17,500 जो है वो
वर्क्स ओवरहेड का 175% है, तो वर्क्स ओवरहेड अगर 100 होगा तो लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका 175% मतलब 175, ठीक है। तो ये कितने का वैल्यू है, 17,500, क्योंकि ये लेबर कॉस्ट है तो इक्विवेलेंट टू 175 है, तो 100 निकालेंगे तो वर्क्स ओवरहेड पता चल जाएगा, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा था तो उसको यूज करना पड़ेगा। 10,000, 17,500 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ प्राइम कॉस्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड लिख देते हैं 10,000, ये पता है तो मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ना वो तो एक्सक्लूडिंग बोला था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट बोला था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी वो आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। तो क्या ऐड हो जाएगा, फिनिश गुड्स, सॉरी फिनिश गुड्स नहीं, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी देख लेते हैं क्या है, 10,500 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 14,500, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, 14,500 और 10,500, तो ये नेगेटिव 4,000 हो रहा है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एक ही कॉलम में भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझने में प्रॉब्लम होता है एक कॉलम में लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं हम लोग। तो 4,000 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ गया 4,000 नेगेटिव। अच्छा, और ये पूरा एडजस्ट जब कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, नहीं, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, इसको तो हमें बोलना चाहिए वर्क्स कॉस्ट, चलो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो है वो पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिखाना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600, ठीक है, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 19,000, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने पे कितना आ जाएगा, 19,000 और 17,600, मतलब नेगेटिव 1,400, ठीक है, नेगेटिव 1,400 आ जाएगा। नेगेटिव 1,400 आ जाएगा, फिर ये पूरा एडजस्ट करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हमें गिवन है, ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हम लोगों को गिवन है 56,000, तो हम लोग यहाँ पर टोटल में लिख सकते हैं अब 56,000, ठीक है, 56,000 हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड हो जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड कर देंगे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, जो कि 2,500 था, चेक करते हैं, 2,500 था, ठीक है। तो ये लास्ट कॉलम में ही लिख देते 2,500, और ऐड हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंस 3,500, ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये हम लोग ऐड कर सकते हैं, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 56,000, ये पता है 56,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500, तो ये हो जाएगा 62,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और यहाँ से ऐड कर देंगे यहाँ पर प्रॉफिट, और यहाँ आ जाएगा सेल्स। तो देखते हैं प्रॉफिट और सेल्स में क्या गिवन है, सेल्स दे रखा है 75,000, तो प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 13,000, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, बैक पे जाके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये 56,000 है, यहाँ पर -1400 है, जो कि ये दोनों का जीस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर चाहो तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 17,600 1900, दो तरह से ही कर सकते हैं। तो ये दोनों का जीस्ट जो है वो ये वाला है, ठीक है। इसके ऊपर वर्क्स कॉस्ट आना चाहिए, वर्क्स कॉस्ट में डायरेक्टली ये माइनस होना चाहिए। तो 56,000 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, सपोज मान लो x है, तो x माइनस 1400 इक्वल टू 56,000, देन x इक्वल टू कितना, ऐड कर लो, पता चल जाएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 56,000 प्लस 14,000, तो ये हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट कितना आ गया 70,000। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर x मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 70,000, ये 70,000 आ गया हम लोगों का वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, अब उसमें ये वाला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट कितना होगा। तो ये 70 है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर -4,000, तो 10,000 माइनस 4,000 ये हो गया 6,000, ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, सपोज x मान लो, तो x प्लस 6,000 इक्वल टू 70,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70,000 माइनस 6,000, तो 69,400 प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, गलत आ रहा है, क्या गलत आ गया, 56,000 1400 ছিল আপনি 14,000 করে দিয়েছেন। কোনটা বলো তো? এই যে ম্যাম নিচে ছিল না 17,600 আর মাইনাস 19,000, ও আচ্ছা, ওটা আপনি 1400 ही তো আসছে, ম্যাম ওটা 17,000। 57,400 আসার কথা তো অ্যাকচুয়াল তাহলে। अच्छा 70 56,000 मैम रॉ मटेरियल परचेज कितना है 36,500। देख रहे हैं हाँ এটা ভুল হয়েছে 57,400, रॉ मटेरियल परचेस्ड 33,900। हाँ ये वाला गलत हुआ था 56,000, হ্যাঁ এটা ঠিক বলছে, এটা ভুল হয়েছে, এটা x, ये अगर x मानेंगे x माइनस 1400 इक्वल टू 56,000, देन x इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा 56,000 प्लस 1400। 1400 मैंने 14,000 कर दिया है, वही गलत हो गया 56,000, फिर से वही गलती किया मैंने, 56,000 माइनस 1400, 50 प्लस 1400, प्लस 1400 हो जाएगा, 56,000 प्लस 1400, ये गलत हो रहा था, तो 57,400। अच्छा 57,400, और यहाँ पर इसका मतलब फिर गलत हो गया है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव कर, ये 6,000 आ रहा है, ये दोनों को अगर देखे 6,000, ये x प्लस 6,000 इक्वल टू 57,400, तो 57,400 माइनस 6,000, तो ये हो जाएगा 50 नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा 10,000 और माइनस 4,000, ये हो गया 6,000, तो 6,000 और ये इधर माइनस हो जाना चाहिए, तो 57,400 माइनस 6,000 51,400, हाँ ठीक है, अब 51,400 आ रहा है प्राइम कॉस्ट, ठीक है 51,400 आ गया। अब ये डायरेक्ट लेबर है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड करके इतना आना चाहिए, तो 51,400 माइनस 17,500, तो ये 33,900 आ गया, ठीक है, बैलेंस करके, मतलब बैलेंस नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख लिया मैंने 33,900, ये दोनों का ऐड करने से ये आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट फिर से ऐसे चेक करके देख सकते हैं कि सारा ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है, ठीक ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं, हमें पूछा था रॉ मटेरियल परचेस्ड बताओ, तो हम लोग रॉ मटेरियल परचेस्ड कैसे निकाल सकते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था, हम लोग ये सारे चीजों को या तो बैक में लिख के निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम लोग यहां से देखें तो हमें आसानी हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा प्राइम कॉस्ट,
प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होगा, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होगा। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, फिर प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, या फिर हम लोग यहाँ पर भी चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो भी सही रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें क्या क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जैसे है प्लस ओपनिंग WIP, ठीक है। यहाँ पर लेस हो जाएगा क्लोजिंग WIP, फिर ऐड हो जाएगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस हो जाएगा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो COGS, लेकिन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये है 56,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 56,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये गिवन है 8,000, परचेज नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परचेज लेस, 36,500 होगा, हाँ बोलो, परचेज 36,500 और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 33,900। हाँ वो तो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया पहले, लेकिन पहले तो हमें ये कैलकुलेट करने बोला था ना, तब तो हमें नहीं पता है कितना है, तो उस हिसाब से हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले इसीलिए किया क्योंकि कॉस्ट शीट लिख लेने से फिर इसको लिखने में आसानी होगा, अदरवाइज बैक कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज हमारा मिसिंग फिगर है, अभी हम लोग नहीं पता कि क्या होगा, ये सिर्फ पहले मैंने इसीलिए कर लिया ताकि इसको देख के कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर आसानी से लिख पाए, ठीक है। और अगर किसी को याद है तो भी लिख सकते, मैंने पहले इसीलिए किया क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोला है ना, ताकि वो समझ में आए। अच्छा, अब परचेस के बाद क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये गिवन है, देखो 10,600, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा ये वाला, ये कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 10,000, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP 10,500, क्लोजिंग 14,500, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अभी नहीं लगा सकते हैं, फिनिश गुड्स 17,600 माइनस 19,000, ठीक है। ये सारा एडजस्ट करने पे हमें मिल जाएगा COGS। अब चेक करते कितना होगा, 56,000, अब यहाँ पर चेक करो 8,000, सारा प्लस वाला आइटम पहले ऐड कर लेते हैं, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 10,500 प्लस 17,600, अब माइनस 19,000 माइनस 14,500 माइनस 10,600, तो ये आ रहा है 2,000, परचेज प्लस 2,000, देयरफॉर परचेज इक्वल टू 56,000 minus 2,000, 54,000, 54,000, $36,500 होगा बोल रहे, 36,500 होना चाहिए ना परचेज। ओ ये परचेज नहीं निकाला था मैंने, अच्छा आगे परचेज नहीं निकाला था ना, ठीक है, ये भी बैलेंस करके निकालना चाहिए था। 51,400 आया। अच्छा ये 17 ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, ये अगर एक्स मान लेते हैं तो 8,000 माइनस 10,600 जितना आ रहा है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 33,900, तो ये हो जाएगा 36,500, ये वाला रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा। बट यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज मेरा गलत आ गया, देखते हैं एक बार फिर क्या गलत लिख दिया मैंने। 56,000 ये ठीक लिखा है, 19,000 ऐड 17,600 लेस होगा, फिर 14,500, ठीक है, फिर 10,500, फिर 10,000। अच्छा ओ लेबर नहीं लिखा शायद मैंने, लेबर नहीं लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में मैंने
हाँ लेबर छूट गया था, लेबर कितना था, लेबर है 1500। हाँ 17,500, इसी वजह से नहीं हुआ। अब इसमें 17,500 ऐड कर लेते हैं। 19,500 देखते हैं कितना आता है। 19,500 माइनस 56,000 तो 36,500 आ गया। एक्चुअली ये करने के बाद ये करना था, ठीक है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये बैक कैलकुलेशन करके ऐसे ही इजीली आ जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब लिख के करने में क्या होगा ना, जैसे बैक कैलकुलेशन करके अगर प्रेजेंटेशन करके लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ऑपोजिट जाना पड़ेगा। जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा है ना, एक्चुअली अगर हम लोग इसको एक्स मान रहे हैं तो वो प्रोसेस से भी दिखा सकते हैं। अगर तुम लोग को वो कंफर्टेबल लगे वैसे भी करके देख सकते हो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो मतलब होता है वो लिख के, जो भी डेटा मिल रहा है हमें लिखने से हमें परचेस मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग परचेस वगैरह लिखते हुए कर सकते हैं। वैसे भी हो सकता है कि पहले हम लोग ये वाला लिख लें, वो भी चलेगा ऐसे लिख के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ये एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था बोल के मैंने पहले ये दिखा दिया कि अगर एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो ये ऐसे बनेगा नॉर्मल जैसे होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लेबर छोड़ दिया था तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट, ये पूरा। उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर बैलेंस करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है परचेज, आफ्टर दैट हम लोग इसको बना सकते हैं, ये वाले कॉस्ट शीट को बना सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि काफी लेंदी है, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो देखो इसमें जितना सा हम लोग बना सकते हैं, देखो इसमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट क्वेश्चन है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एडिशंस परचेज अगर कुछ होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमें पहले से ही पता है। नया चीज क्या है वो देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एडजस्ट हो जाने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं। अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम लोगों ने बेयर किया है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड होता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। कोई रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड होगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ जाएगा, जैसे आता है से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी, अगर किसी भी तरह का स्क्रैप बाई प्रोडक्ट बेच के हमें फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी स्क्रैप बेच के जो हमें रिकवरी होता है वो लेस हो जाएगा यहाँ से, ये मैंने पहले दिन ही बताया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा जैसे नॉर्मल होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर जनरल है तो वो COGS के बाद जाता है, और मार्केटिंग यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक नया हेड कर दिया है हम लोग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं मार्केटिंग ओवरहेड, फिर उसके अंडर दो दे दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये अपना एक प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। बस ये पैटर्न जो है मैं फॉलो करना है, इसीलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट ऐसा कुछ रहे तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट जो है दिया है, ठीक है। तो ये हम शेयर करेंगे तुम लोगों के साथ। अच्छा अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। रॉ मटेरियल परचेज है, GST पेड ऑन द अबव परचेज 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये नहीं लेना पड़ेगा। अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो हम लोग इसे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐड करने नहीं मिलेगा। इसका अगर हमें रिफंड मिल जाता है तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते। फ्रेट इनवर्ड ये कहा जाएगा, ये मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, मटेरियल लाने के लिए फ्रेट इनवर्ड लगता है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, अगर है तो वो भी तो एडजस्ट होना चाहिए। बहुत सारा डेटा है, हो सकता है नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज PF एंड
ESIS, ठीक है। तो ये चला जाएगा लेबर में, डायरेक्ट लेबर के पार्ट में ये ऐड हो जाएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, मैंने रॉयल्टी का बताया भी था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, ठीक है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं। पैटर्न बनाने के लिए जो ढांचा रहता है उसका खर्चा। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि जॉब चार्जेस हम लोग पे कर रहे हैं जॉब वर्कर को, तो पर्टिकुलर 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, उसमें दिया हुआ है स्टोर, अच्छा, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड ये इंडिविजुअल है, ये कहां पर जाना चाहिए, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड ये कहां पर जाना चाहिए, ये फैक्ट्री में जाना चाहिए, है ना। हाँ बोलो। फैक्ट्री में जाएगा वो बोल। हाँ फैक्ट्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन बोल दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग तो फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग तो ऑफिस, प्लांट मशीनरी कुछ नहीं बोला है, फैक्ट्री में ही जाएगा। डिलीवरी व्हीकल बोला है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये कहां पर जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा मैम। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये फैक्ट्री में हम लोग दे सकते हैं, या फिर अगर चाहे, क्योंकि सुपरवाइजर देखो, और एक तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये फैक्ट्री में ही जाता है नॉर्मली, और या फिर हम लोग इसको और एक जगह भी दे सकते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो जनरल वाला है वहां पर भी हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स, ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर्स मेंटेनेंस बोला है प्लांट मशीनरी का, ये फैक्ट्री में जाएगा। सेल्स, ऑफिस बिल्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर, व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर ये कहां पर जाना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ये चला जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखा है का यहाँ पर, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP ये भी दे रखा है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, बहुत सारा डिटेल्स दिया है, देखते हैं क्या क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि प्राइम कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। हम लोग एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट पहले कर लेते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है। लीस्ट तो वैसे पढ़ेंगे बहुत सारा है, तो पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट देख लेते हैं, जितना बनेगा बाकी तुम लोग को होमवर्क दे देंगे। तो ये पूरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर सारे डेटा जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो प्राइम कॉस्ट बोला है, प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले मेटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक ले लेना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चेक करते हैं, ये देखो रॉ मटेरियल 18 लाख प्लस परचेज, परचेज और परचेज करते हुए कुछ खर्चा होगा तो वो लेना पड़ेगा। चलो देखते, परचेज ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। रॉ मटेरियल परचेज ये है कुछ कितना, 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है। अच्छा, फ्रेट था, फ्रेट लिख लेते हैं, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है 11,20,600, 11,20,600। अच्छा, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नीचे था, यहाँ तो बाकी कुछ मुझे रॉ मटेरियल रिलेटेड दिखा भी नहीं, रॉ मटेरियल नीचे था, ये रहा 9,60,000। अच्छा, ये एडजस्ट करने से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है। ट्वेंटी 9, कुछ गलत आ गया शायद, 10, 2 0 2 0 फिर 3 0 प्लस 18, 10 करोड़ 19,60,600 है क्या? 10 करोड़ 19 लाख, हाँ 10 करोड़ 19 लाख 6,000 ऐसे होगा, 10 करोड़ 19 लाख 60,600, 60,600 ऐड करेंगे डायरेक्ट
लेबर देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट एटलीस्ट हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर भी ऊपर था, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट लेबर वेजेस 29,20,000, 29,20,000। और क्या है? कंट्रीब्यूशन पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ESIS 3,60,000। ये भी पर इम्प्लॉय पे जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर आएगा डायरेक्ट। और क्या है? मैम कुछ जॉब वाला पॉइंट था और रॉयल्टी। हाँ ये वाला प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे जाएगा। रॉयल्टी, प्रोडक्शन बोनस, ये तो लेबर का कर रहे हैं ना। प्रोडक्शन बोनस, रॉयल्टी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। प्रोडक्शन बोनस 2,90,000 बस। और ये जो जॉब है, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस पे जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस पे वो सारे एक्सपेंसेस जाते हैं जो पर्टिकुलर ना तो रॉ मटेरियल बता रहा है ना तो लेबर बता रहा है। जॉब मतलब तो जॉब में मटेरियल लेबर सभी आ रहा है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में देंगे। ये पर्टिकुलर लेबर का ही होगा ऐसा बात नहीं है। तो 29,20,000, 3,60,000, 2,90,000। तो ये 35,70,000, 35,70,000 ये हो गया डायरेक्ट लेबर। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। ये डायरेक्ट लेबर हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, तब जाके प्राइम कॉस्ट आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ना तो मेटेरियल होता है ना तो लेबर होता है, फिर भी 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाइबल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। रॉयल्टी एक आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी है 1,72,600 रॉयल्टी। ठीक है। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये हम लोग फैक्ट्री में दे देंगे। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, ये हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है। लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years प्रोडक्शन, तो ये दे देंगे यहाँ पर। इस ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अमाउंट पेड फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न, इसको हम लोग चाहे ना तो फैक्ट्री में भी दे सकते हैं। देखो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम लोग ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है ये फैक्ट्री में क्यों नहीं आएगा। जैसे ये जो है ये फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड में ही नॉर्मली जाता है, लेकिन कभी कभी इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी तुम लोग देख सकते हो। किसी किसी बुक में डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दे दिया है। तो उस केस में क्या करना है, हमें अपना नोट्स दे देना है कि हम लोग कहाँ देना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाता है। ठीक है। और ये वाला भी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं। ठीक है। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस में दे रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे तो नोट्स दे देंगे। जिसमें भी कंफ्यूजन रहेगा उसमें हम लोग नोट्स दे देंगे। ठीक है। तो ये खर्चा है 8,96,000, लेकिन ये 2 साल का है तो 1 साल का हमें निकालना पड़ेगा। 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2, 4,48,000। अच्छा, उसके बाद जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर 8,12,000। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर 8,12,000। अब ऐड कर लेते हैं। 4,48,000 प्लस 1,72,000 प्लस 8,12,000, 14,32,000। इसको ऐड कर लेते हैं। 35, 70, 10, 19, 60, 600। तो ये आ रहा है 106, 10,69,62,600। ठीक है। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है। तो पहला आंसर आया प्राइम कॉस्ट कितना है। अच्छा,
और इसमें क्या क्या बोल रखा है, इसमें और बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये हम ना होमवर्क देते, वैसे भी अभी खत्म नहीं होगा, काफी बड़ा है। ठीक है, इतना तो हम लोग अभी कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, और भी आधा घंटा से भी ज्यादा लगेगा। तो ये जो बाकी पॉइंट है वो तुम लोग करके देखो, और लास्ट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग ये क्वेश्चन करके जो बाकी रह जाएगा, और कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज करके हम लोग फिर दूसरा कोई चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको करने में वैसे भी नेक्स्ट दिन भी काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। দিদি একটু টোটালটা দেখাও। হ্যাঁ, দেখাচ্ছি।